इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन जैसे कि ये कॉइल है, राइट, ये एक कॉइल है। अब इस कॉइल में यहाँ पर करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो करंट इंक्रीज और डिक्रीज होने से इसमें ईएमएफ एंड फ्लक्स ये दोनों डेवलप होते हैं। किसी कॉइल में मेन करंट, ये कौन सी करंट है? मेन करंट। मेन करंट के इंक्रीज डिक्रीज होने से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई के अकॉर्डिंग। तो इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अगर सेम कॉइल में ही हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन। अगर मेन करंट के फ्लक्चुएशन से दूसरे पास में रखे हुए कॉइल में ईएमएफ और फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्शन की, राइट। तो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन सेम कॉइल while main current or external current or flux fluctuates in the coil, right, in the coil। अब देखते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये मेन करंट आ रही है और वो फ्लक्चुएट हो रही है। मेन करंट वेरिएबल है। मेन करंट कैसी है? मेन करंट वेरिएबल है। तो उससे इसमें सेम कॉइल में ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और एक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता है, राइट, वेरिएबल फ्लक्स। अब देखते हैं, उससे इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसके बारे में हम पूरा थ्रू आउट डिस्कशन करेंगे। तो अब देखो कि हमें ये पता चल गया कि अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, या करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होने से पता चलता है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा है, राइट। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कांस्टेंट लगा के फाई बी इक्वल्स टू एल आई, और एल क्या है? वेयर एल इज कांस्टेंट। एल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट का ट्रांसफर अगर हम चेक करें तो एल इक्वल्स टू फाई बी अपॉन आई होता है, राइट। अब आप देखो ऐसे कुछ कि ये एक इंडक्टर कॉइल है। कैसा कॉइल है? इंडक्टर कॉइल। और इसमें आई एम्पेयर की करंट वेरी कर रही है, फ्लो हो रही है। और इस इंडक्टर की कुछ सर्टेन लेंथ मैंने एल ले ली। एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, ठीक है। तो मैं बता दूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, राइट। अब देखता हूं मैं कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का, एल को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर और हेनरी, राइट। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। फ्लक्स और करंट के रेशियो में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। फ्लक्स और करंट के रेशियो में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, राइट, ओके। अच्छा, अब देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन इन कॉइल क्या है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। सेल्फ इंडक्शन इन कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एज वी नो, फाई बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सोलेनॉइड की वजह से, क्योंकि सोलेनॉइड को फॉलो करता है, म्यू नॉट एन आई, राइट। और एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स एन होने की वजह से यहाँ पर ए इंटू एन लिखेंगे क्योंकि ये एन टाइम्स एरिया हो रहा है। अच्छा, म्यू नॉट एन आई
और ए तो लिखा है, कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल। तो ये फाइनल रिलेशन बन जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, राइट। ओके, एरिया पाई आर स्क्वायर के टर्म में भी लिखा जा सकता है, राइट। तो आप देख सकते हो फाई इक्वल्स टू बी ए है, बी लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये फाई की वैल्यू बन गई। अब एल के टर्म में लिखना है, एल इक्वल टू क्या बनेगा, फाई बी अपॉन आई एज वी नो। तो यहाँ लिखा जा सकता है आई से आई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। ओके, अब देखते हैं इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए, वी नो द रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस एल डी डी टी ऑफ आई। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ओके, लेकिन हम यही रिलेशन उठाएंगे। तो अब देखते हैं, हमें ये पता होता है पावर इक्वल्स टू ई एम एफ इंटू इलेक्ट्रिक करंट। ई एम एफ क्या होता है, ई एम एफ को अगर मैं लिखता हूँ तो ये बन जाएगा एल डी डी टी ऑफ आई इंटू आई। अब आप सोचोगे कि ये प्लस क्यों लिखा हुआ है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस के हिसाब से ये हम प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। और पावर में हमने प्लस या माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, राइट। अब देखते हैं, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई हो गया, तो P इंटू डी टी इक्वल्स टू एल डी आई इंटू आई, राइट। तो ये हो जाएगा, पावर को बोलेंगे वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एल डी आई इंटू आई, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ एल आई स्क्वायर बन जाता है, राइट। तो वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर होता है, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वर्क डन, तो मुझे पता चल गया। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर देखते हैं। क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर। बच्चों, ये सपोज करो कि ये कॉइल में करंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग करंट को इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो अगर इस डायरेक्शन से इंक्रीजिंग करंट है तो अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन की टेंडेंसी डेवलप होगी डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि मेन करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है उसका पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, और ये इंड्यूस्ड करंट के लिए है, इंड्यूस्ड करंट के लिए। किसके लिए? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये डायरेक्शन है। ये जो मैंने बैटरी जैसा वर्चुअल बैटरी है, ये एक्चुअल में नहीं है। आप देखो, इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्लैश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो इंक्रीजिंग करंट को रिड्यूस करके कांस्टेंट रखने की कोशिश दिखाई जा रही है यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया इंक्रीजिंग करंट के लिए इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है। तो मैं लिख देता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हो गया। तो ये केस किसके लिए है? व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, दूसरा केस बन सकता है इसमें
व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग करंट का कंसेप्ट समझें। सपोज करें ये इंडक्टर कॉइल है और आई एम्पेयर की करंट लेकिन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग करंट, राइट। तो डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो इस डायरेक्शन में बैटरी की पोलैरिटी पिछले कंपैरिजन में पहले के कंपैरिजन में अपोजिट हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है। जब करंट डिक्रीज होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि मेन करंट के वेरिएशन से डेवलप्ड फ्लक्स की वजह से और उस फ्लक्स में भी, उस डेवलप्ड फ्लक्स में भी वेरिएशन आने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाती है उसी कॉइल में, सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये हो गए डायरेक्शंस, राइट। अब सेल्फ इंडक्टेंस के बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? एक कॉइल में करंट वेरी होने से दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि इंडक्शन ऑफ आई एंड फ्लक्स इन अदर कॉइल ड्यू टू वेरिएशन इन करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल वाइस वर्सा, यानी कि पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में। तो बात लिख के दे देता हूं एक बार। इंडक्शन, एक मिनट, इंडक्शन ऑफ करंट एंड फ्लक्स in another coil due to variation is in due to variation current and magnetic field या flux, magnetic flux in first coil and vice versa। अब आप देखो कि अगर ये कोई कॉइल है, इस कॉइल में ईएमएफ और करंट फ्लक्चुएट होने से लिख के देता है, एक मिनट। आप सपोज करो इसमें करंट वेरी कर रही है आई एम्पियर की, अनटच्ड कॉइल है एक दूसरे से, लेकिन इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट इसमें है, यानी कि इसमें करंट वेरिएबल है, तो उससे इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? ईएमएफ, राइट। या उल्टा बोल सकते हैं, इसमें अगर करंट वेरिएबल है तो अंदर वाले कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो वायर एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे और फिर भी म्यूचुअली इंड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस। उसी चीज को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। सपोज करो कि इसकी रेडियस स्मॉल इनर कोएक्सियल कॉन्सेंट्रिक कॉइल की रेडियस R1 है, राइट, और ये R2 है, राइट। R2 में करंट आ रही है I2। अभी फिलहाल में मैंने इसमें करंट नहीं ली, वो बाद में ले लेंगे। अब आप देख सकते हो कि करंट इसमें आ रही है,
तो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होगा, इसी से प्रोड्यूस होगा, B2, राइट, यानी कि B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम इसके अंदर जाता हुआ कंसीडर कर लें तो फ्लक्स इनर वाले के लिए होगा, phi1 के लिए होगा, और फ्लक्स जिसके लिए होता है उसी के नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी कि मैं बोलूं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल यानी इनर कॉइल ड्यू टू सेकेंड इज phi1, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स फर्स्ट कॉइल के टर्न्स अपॉन I, राइट, ये बनता है। यानी कि N1 phi1 इक्वल टू लिखा जा सकता है N1 इंटू लेंथ ऑफ कॉइल इज L, कंसीडर कर लेते हैं, कॉमन है, N1 इंटू L, N1 हो गया N1L, और phi1 हो जाएगा BA, B इक्वल टू म्यू नॉट। अब सेकेंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है B2 है, तो B2 के लिए N2 लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट NI, सोलेनॉइड का रूल लग गया, सोलेनॉइड में B का फार्मूला यही होता था, राइट। तो ये N1 हो गया, कैपिटल N1, और ये हो जाएगा B2, राइट, और ये हो जाएगा, ये N1 हो गया, ये phi1 हो गया, है ना। अब एरिया बच रहा है, तो एरिया के लिए मैं मिनिमम वाला एरिया जो इसके अंदर फ्लक्स जा रहा है, मिनिमम एरिया भी यही है और फ्लक्स भी इसी का ही है, तो इसी का एरिया लेंगे हम, तो πr1 स्क्वायर। अब देखो ये बन जाता है म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर, राइट, I इंटू L। अब देखना ये तो बन गया N1 phi1, यानी कि M12 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो I से डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू नॉट N1 N2 L πr1 स्क्वायर बनता है, राइट, ओके। अब देखो ये बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड। अब सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे सेकेंड कॉइल में, यानी कि अंदर वाले कॉइल में करंट आने की वजह से बाहर वाले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अब इसमें आ रही है I1 एम्पियर की करंट, और मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, B1 होगा, इस बार B2 नहीं होगा, राइट, और फ्लक्स किसका होगा। अब देखो फ्लक्स तो मिनिमम एरिया से लिया जाता है, इसी से मिनिमम एरिया से इसी से फील्ड लाइंस निकलेंगी, राइट, इसी से फील्ड लाइंस निकलेंगी n नंबर ऑफ टर्न से। तो देखते हैं, और वो पूरे बड़े बिगर कॉइल में यूज हो जाएगी। तो सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू phi2, क्योंकि सेकेंड में फ्लक्स जा रहा है, इस बार नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंड के, अपॉन I लिखा, राइट। phi को लिखेंगे क्या, BA, यानी कि B1A, और N2 को लिखेंगे क्या, N2L अपॉन I। B1 को क्या लिखेंगे जरा बताना, B1 को लिखेंगे म्यू नॉट N1 I, और एरिया को लिखेंगे πr1 स्क्वायर, मिनिमम एरिया लेते हैं क्योंकि मिनिमम जिसके पास है, ठीक है, वो कॉमन हो सकता है, यानी कि बड़े वाले कॉइल में वो फ्लक्स तो डेफिनेटली होगा जो लोअर कॉइल में है, स्मॉलर कॉइल में है, छोटे कॉइल में है, लेकिन छोटे कॉइल के पास वो पूरा फ्लक्स नहीं हो सकता जो बड़े कॉइल का होगा। तो यहाँ पर देखें N2L मैंने लिखना है, N2L अपॉन I, तो ये I कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर L, ये सब कैंसिल हुआ। अब देखता हूँ M21, राइट, ये बनता है। अब देखते हैं, हाँ, तो अब क्या दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में M
1 2 इक्वल्स टू M21, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड कॉइल। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स कैसे होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम ऐसे चेक करते हैं, ये कॉइल मैंने ये लगाया इंडक्टर कॉइल, और दूसरा इंडक्टर कॉइल ये लगाया। इसका इंडक्टेंस L1 और इसका L2, सीरीज में होने की वजह से करंट वेरिएशन दोनों में सेम रहेंगे, या करंट भी सेम रहेगा किसी इंस्टेंट पर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, EMF डिफरेंट होंगे क्योंकि सीरीज में है, तो EMF डिफरेंट है तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा, राइट। और E इक्विवेलेंट को क्या बोल सकते हैं, माइनस L डी डी टी ऑफ I इक्वल टू माइनस L1 डी डी टी ऑफ I1 माइनस L डी डी टी ऑफ I, और I1 I2 सेम है तो सेम ही लिखना चाहिए, L1 एंड L2। तो आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 आया, राइट, ये ऐसा कनेक्टेड। तो L इक्विवेलेंट हमें मिल जाता है L1 प्लस L2, जैसा कि सीरीज में रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम देखते थे। अब दूसरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि एक इंडक्टर कॉइल को दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट किया गया है। अब I एम्पेयर करंट आ रही है, ये हो गया L1 और ये हो गया L2 कॉइल, EMF सेम होते हैं, पैरेलल में करंट्स अलग अलग होते हैं, I1 एंड I2 करंट जा रहे हैं, राइट। अब देखेंगे नेट करंट कितना होगा, I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2, राइट और रॉन्ग। अब देखते हैं, तो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी डी टी ऑफ I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ I1 प्लस डी डी टी ऑफ I2, और हमें एक रिलेशन पता होता है E इक्वल टू माइनस L डी डी टी ऑफ I से E अपॉन L बनता है, तो माइनस E अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू माइनस E अपॉन L1। EMF सेम है ना, EMF दोनों के सेम है पैरेलल होने की वजह से, माइनस E अपॉन L2, E's कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, राइट। तो L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये रिलेशन बनता है पैरेलल का, राइट, ये रिलेशन बन गया पैरेलल का। अब इसी में एक कपलिंग फैक्टर आता है कि कॉइल को कैसे जोड़ा जाए, कॉइल को कैसे जोड़ा जाए। तो देखते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर मतलब कॉइल को कनेक्ट करने का तरीका क्या है। तो उससे पहले कुछ स्ट्रेटजीज देख लेते हैं कि कॉइल को कैसे एक्चुअल में कनेक्ट करना चाहिए। तो आप ऐसे देखो, ये कॉइल जा रही है और इसी में दूसरी कॉइल को जस्ट कनेक्ट कर दिया, एकदम हेड टू हेड, वेरी क्लोज डिस्टेंस पर, नेग्लिजिबल गैप पर। L1 L2 टू इंडक्टेंस हैं और E1 और E2 इसके EMFs हैं। I एम्पियर की करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है। अब देखते हैं E इक्विवेलेंट
इक्वल्स टू E1 प्लस E2, राइट, माइनस L डी ऑफ I। समझे? हम लोग ये देख चुके हैं। अब देखो, इससे रिलेशन भी निकाल चुके थे। क्या निकाला था? L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, राइट। लेकिन अगर ये दो कॉइल एक लार्ज गैप पर होते तो ही ये इक्वेशन बनती है। स्मॉल गैप पर आप सोचो, इसका म्यूचुअल इंडक्शन इसमें और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें भी जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शंस एक का दूसरे में M और दूसरे का पहले में M, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2M, राइट, प्लस का 2M बनेगा, क्योंकि ये वेरी क्लोज है। कैसे हैं? वेरी क्लोज, एक कॉइल दूसरे के बहुत पास है। यानी कि केवल L1 L2 लिखना सफिशिएंट नहीं है। कपलिंग फैक्टर में हमने पढ़ने से पहले ये भी जानना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो इसका इसमें जा रहा होगा, इसका फ्लक्स इसमें निकल रहा होगा, पहुंच रहा होगा, और इसी तरीके से इसका फ्लक्स भी इसमें पहुंच रहा होगा। अब आप देखो, अगर ये ऐसे होते रिवर्स सेंस में, इस तरीके से ये I एम्पेयर की करंट आ रही है, ऐसे जा रही है और ये ऐसे रन कर गई, राइट, ये अपोजिट सेंस में आ रही है, तो उस कंडीशन में L इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। एक का फ्लक्स दूसरे को और दूसरे का फ्लक्स पहले को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि रिजल्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाता है रिवर्स सेंस की वजह से, राइट। अब अगर लार्ज डिस्टेंस पर है तो ये हो गया रिवर्स सेंस, पहले ये बता देता हूं, रिवर्स सेंस, और ये हो जाएगा सेम सेंस, सेम सेंस। अब आप देखो, सेम सेंस और रिवर्स सेंस की मैंने बात करी, राइट। क्या हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉइल दूसरे कॉइल से वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, ये वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये वेरी लार्ज डिस्टेंस है, राइट। ये अब आप कनेक्ट करो इस चीज को कि इसका फ्लक्स इसमें तो बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का एक दूसरे के लिए बंद हो गया। तो इसी के लिए फार्मूला होता था L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो इसमें कपलिंग फैक्टर का क्या रोल है वो देखते हैं। एक्चुअल में कपलिंग फैक्टर क्या होता है? कपलिंग फैक्टर होता है K, एंड K इज द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 L2। सपोज करो कि K 0 है, K 0 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0। ये किस डायग्राम में दिख रहा है? यहाँ पर K 0 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कैसा दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब देखो दूसरा, इफ K इक्वल्स टू 1, K अगर 1 है तो K की वैल्यू 1 होने से क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2, राइट। M इक्वल्स टू M1 L1 L2, M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2। तो ये कहाँ पर दिख रहे हैं हमें? यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जैक्टली K की वैल्यू कैसी है? 1 है, वेरी क्लोज है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 L2 के इक्वल है, राइट। ये तो यही होता है, इसी को बोलते हैं आइडियल कपलिंग, आइडियल कपलिंग, राइट। तो कपलिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, राइट। ऐसे डिफाइन किया जाता है, राइट।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोएक्सियल कोप्लानर कॉइल। क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोएक्सियल कोप्लानर प्लानर कॉइल। राइट, तो कोएक्सियल और कोप्लानर कॉइल मैं दिखाता हूं कैसे होगा। ये हो गई स्मॉल आर रेडियस और ये है कैपिटल आर रेडियस। करंट रन कर रही है बाहर वाले में आई एम्पियर की, अंदर वाले में इंडक्शन होगा। तो एम इज टू बाहर वाले लूप में अगर करंट रन कर रही है आई एम्पियर की, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये b हो गया। और एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, स्मॉल एरिया लेते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बी ए को फाई बोलते हैं, लेकिन बी ए क्या हो गया? ये पूरा फाई हो गया। फाई अपॉन आई होता था म्यूचुअल इंडक्टेंस, आई आई कैंसिल, तो हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। ये हो गई कैपिटल एम की वैल्यू। राइट, इस तरीके से। अब देखते हैं, अगर कोप्लानर नहीं है लेकिन कोएक्सियल कॉइल है, तब क्या करेंगे देखते हैं। तो फॉर कोएक्सियल कॉइल, कोएक्सियल मतलब दोनों के एक्सिस सेम है लेकिन प्लेन सेम नहीं है। कोएक्सियल कॉइल, तो कोएक्सियल कॉइल में एक कॉइल इधर रखी और एक कॉइल इधर। राइट, अब देखते हैं, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है और इसमें करंट रन कर रही है आई एम्पियर की। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और दोनों के बीच का गैप है एक्स। तो हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। राइट, ये पता था हमें, ऊपर आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी होता है, और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? एम इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, तो फाई को बोलते हैं बी ए। बी कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो हो जाएगा बी और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में आई रहता था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया? म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। राइट, ये होता है। ओके, डन ना? ये बन गया रिलेशन। तो कभी भी जिसमें करंट रन कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो और स्मॉल वाला एरिया ले लो। जैसे मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे कि ऐसा सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, ठीक है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये हो गया लूप, सर्कुलर लूप। इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये साइड है बी, और ये साइड है ए। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? एम इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। फाई को बोलते हैं बी ए, तो बी कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, आई 8 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए हुआ। अच्छा, करंट से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो m की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाती है? m की वैल्यू फाइनली मिलती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हो जाता है। तो कुछ नहीं है, जिस पर करंट रन कर रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड लो और स्मॉल वाले का एरिया। इस तरीके से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। और आज हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।